हेलो स्टूडेंट्स, आज डिटरमिनेंट का हमारा 4th लेक्चर होगा और इसके पहले हमने 3 लेक्चर देख लिया है, पढ़ लिया है और आज लास्ट लेक्चर हमारा इस टॉपिक का होने जा रहा है, जिसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उसको सोल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट टॉपिक हमारा था कोलिनियरिटी ऑफ 3 लाइंस और 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। हमने वहां देखा था लास्ट क्लास में, जहां एंड किया था हमने, कि हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल में। देयर आर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो हमको उन तीनों इक्वेशन को कोलिनियर किस तरह से प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, वो देखा था हमने। या इसको दूसरे वर्ड्स में समझें तो हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइंस है। वी हैव 3 स्ट्रेट लाइंस और इन तीनों लाइन को आपस में कंकरेंट कैसे प्रूव करेंगे। दोनों ही मेथड सेम था। जो प्रोसेस 3 डिफरेंट इक्वेशंस को जो 2 वेरिएबल में है उसको कोलिनियर दिखाने के लिए यूज करते हैं, सेम उसी मेथड से हम कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट लाइंस हैं उसको कंकरेंट कर देंगे। तरीका मैंने सिखाया था, किसी 2 इक्वेशन का यूज करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो, बचे हुए तीसरे इक्वेशन में उसको पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई करता है तो कंकरेंट और कोलिनियर, सॉरी कंकरेंट होगा, हाँ, और लाइंस और इक्वेशंस कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। डिटरमिनेंट के मेथड से मैंने बताया था कि जितने भी उस कोफिशिएंट हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का जो डिटरमिनेंट है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो तीनों लाइन आपस में कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। पिछले क्लास में हमने देखा था नॉन होमोजेनियस इक्वेशन था, उसके बारे में हमने पढ़ाई किया था। आज सीखेंगे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। 3 इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 3 इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, a1x b1y c1z इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इज इक्वल टू 0, a3x b3y c3z इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है और तीनों इक्वेशन कैसा इक्वेशन है? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। होमोजेनियस क्यों है? क्योंकि तीनों में से किसी भी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ना ही हमारे पास पहले इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, ना ही हमारे पास दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, और ना ही हमारे पास तीसरे इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म मौजूद है। और मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म किसी भी इक्वेशन में नहीं होगा उसको होमोजेनियस बोलेंगे। अगर इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म होता, सपोज कर लीजिए इसमें यहां होता 3 या 4 या 5, कोई कांस्टेंट होता, तो ये तीनों इक्वेशन जो है वो फिर नॉन होमोजेनियस हो जाता। होमोजेनियस होने के लिए एक ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है और जरूरी है, क्या? सारे इक्वेशंस में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी में भी, वी कैन से किसी में भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक में कांस्टेंट टर्म होता है तो फिर वह नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं, हियर यहां पर डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमारे पास डेल्टा हो गया, ठीक है। एक चीज बड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे और सीखिएगा, अभी जो हम आपको दे रहे हैं इक्वेशन जो है यूनिफॉर्मर है, एक फॉर्म में है। सबसे पहले x है, फिर y है, फिर z है। एग्जाम में आपको जम्बल्ड कर देगा, या क्वेश्चंस में आपके पास जम्बल्ड करके दिया रहेगा। किसी में पहले x टर्म रहेगा, किसी में y टर्म पहले रहेगा, किसी में z टर्म रहेगा। तो पहले इसको एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऑर्डर क्या होगा? पहले x वाला, फिर y वाला, फिर z वाला, x वाला टर्म, y वाला टर्म, z वाला टर्म, x वाला टर्म, y वाला टर्म, z वाला टर्म। इस ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस में कई बार वो ऑर्डर को जंबल कर देगा, किसी में x वाला टर्म पहले होगा, किसी में y वाला टर्म पहले होगा, किसी में z वाला टर्म पहले होगा। और हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बस कोफिशिएंट लिख देते हैं। नहीं, बस हमें केवल कोफिशिएंट नहीं लिखना है, हमें कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, अगर यहां है तो सब x का कोफिशिएंट,
यहाँ लिखा है तो सब y का कोफिशिएंट, और यहाँ जो लिखा गया है सब z का कोफिशिएंट है। यूनिफॉर्मिटी को ध्यान में रखना है, ऑर्डर को। अब ये हमारे पास डेल्टा हो गया, एक डिटरमिनेंट हो गया। अब इस तरह के इक्वेशंस में दो ही केस अराइज होता है, इस तरह के इक्वेशंस में दो केस अराइज होगा। क्या क्या केस है देखते हैं। केस 1, व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। केस 1 कहता है कि इस डेल्टा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, तब क्या होगा, देन x बराबर y बराबर z बराबर 0 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होता है तो x y z सबका वैल्यू 0 होगा, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा, और यही एक मात्र सॉल्यूशन होगा इक्वेशंस का। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइवल सॉल्यूशन। मैंने बोला कि अगर x y z सब 0 हो जाएगा, यही एक सॉल्यूशन होगा। केस 1 क्या कहता है कि अगर इस डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होता है तो उस केस में इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन मौजूद है। क्या, x y z सबका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, अब सीखते हैं केस 2। केस 2 क्या कहता है, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0, जब डेल्टा 0 हो जाए, एंड एट लीस्ट एनी ऑफ द x y z इज नॉन 0। कहता है क्या, डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाए, इस डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाए और कम से कम x y z में से कम कोई एक नॉन 0 हो, तो क्या होगा, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब इसको क्या कहा जाएगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, दो ही केस इसमें है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा तो उस केस में x y z सबों का वैल्यू 0 आएगा, x का भी मान 0, y का भी मान 0 और z का भी मान 0, और दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, यही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। और इसको क्या बोलेंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाएगा, ट्राइवल सॉल्यूशन। इसको मार्क कर लीजिएगा, ट्राइवल सॉल्यूशन। और यदि डेल्टा हमारा 0 हो जाता है, तब यदि हमारा डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाता है और x y z में से कोई एक नॉन 0 हो जाए, कम से कम एक, 2 हो जाए अच्छी बात है, तीनों नॉन 0 हो जाए बहुत अच्छी बात, तीनों 0 नहीं होना चाहिए, कोई एक नॉन 0 हो जाएगा, उस केस में क्या कहेंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। उस केस में क्या कहेंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहने का मतलब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से वो हम देखते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो प्रोपोर्शन होगा, एक प्रोपोर्शनल होगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू जो होगा वो एक सर्टेन प्रोपोर्शन में ही एग्जिस्ट करेगा। नॉन ट्राइबल के केस में एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो एक सर्टेन प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करेगा। आप एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते हैं, आप एक्स वाई जेड का प्रोपोर्शन बता सकते हैं, किस रेशियो में एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, सीखते हैं हम लोग नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन के बारे में कि क्यों डेल्टा इज इक्वल टू 0 में नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन देता है। हमारे पास तीन इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों होमोजेनस इक्वेशन है, a1x सेम इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 वी गेट, अगर हम इक्वेशन 2 और 3 से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। इक्वेशन 2 और 3 से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं तो रख देते हैं एक्स वाई, तरीका बड़ा आसान है जो हमने सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, एक्स वाई जेड। देखिए एक्स को ढक लेते हैं तो क्या बचता है, ये डिटरमिनेंट हमारे पास बचता है, क्या हो जाएगा ये b2 b3 c2 c3। एक्स को ढक लिया हमने तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा, b2 b3 c2 c3।
अब y को ढक लिया तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, और आगे की तरफ सर्कुलर मेथड में y को ढक लेंगे तो C2 C3 A2 A3 सर्कुलर मेथड में। अब z को ढक लेंगे तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, A2 A3 B2 B3, ये डिटरमिनेंट हमारे पास बनेगा। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज करिए k, सपोज कर लिया k, ये हमने मान लिया, इसको वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लिए कि k होगा। देयरफॉर x का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, k इंटू B2 B3 C2 C3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू C2 C3 A2 A3, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू A2 A3 B2 B3, x y z का वैल्यू निकल गया हमारे पास। अब देखिए मैंने एक चीज और बताया था आपको कि इस केस में वैल्यू जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। देखिए x का वैल्यू इतना इंटू k, y का वैल्यू दिस मच इंटू k, z का वैल्यू दिस मच इंटू k, और k क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा। k बराबर क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है यहाँ पे, कोई कांस्टेंट होगा ये, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू जो है हमारे पास इनफिनिट, k का वैल्यू बदलते जाएंगे, k का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो k का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे x y z हमारा चेंज होता जाएगा। as we changes the value of k, then solutions of the equation vary, चेंज करता जाएगा। k का वैल्यू 1 लेंगे तो कुछ और सॉल्यूशन, k का वैल्यू 2 लेंगे तो सब ट्वाइस हो जाएगा, k का वैल्यू 3 लेंगे तो सब 3 थ्राइस हो जाएगा, इस तरह से चेंज होता जाएगा, इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। नाउ पुटिंग these values of x y z in equation 1 we get। अब देखिए इस x y z के वैल्यू को कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में। क्यों, क्योंकि 2 और 3 की मदद से निकाला गया है। ये जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 और 3 की मदद से निकाले हैं, तो इसको कहां पुट किया जाएगा, इसको पुट किया जाएगा इक्वेशन 1 में। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिएगा ध्यान से, a1 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे पूरा, तो इसमें क्या आएगा, k को बाहर कॉमन लीजिए। एक काम करते हैं क्या, k सबों में से कॉमन ले लेते, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 b2 b3 c2 c3 प्लस b1y, y का वैल्यू ये पूरा k बाहर आ गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b1, y का वैल्यू c2 c3 a2 a3 प्लस c1 a2 a3 b2 b3 बराबर 0। अब ध्यान देखिए k a1 b2 b3 c2 c3 माइनस कर देते हैं तो ये उलट जाएगा, इसको इधर इसको इधर, ये हो जाएगा a2 a3 c2 c3। आपको बताया था प्रॉपर्टी, अगर रो को या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं एक बार तो माइनस लगता है, प्लस c1 a2 a3 b2 b3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम उधर लिख दे रहे हैं, k है तो k को बाहर रहने दिया जाए, और ये जो सब दिख रहा है आपको इसको लिख सकते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर 0, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब सोल्व करिएगा तो आपका ये चीज देगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। हेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं होगा। ये जो k माना था हमने, यहाँ पे लिख देते हैं कि k 0 नहीं है, क्योंकि इस रेशियो को 0 नहीं मान सकते, कभी किसी कांस्टेंट को आप 0 नहीं एज्यूम करते हैं, तो k 0 होगा नहीं, तो किसको 0 होना होगा, इसको। Therefore we can say a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 must be equal to 0। आ गया, ये हमारा 0 होगा। यहां से हम प्रूव कर दिए कि डेल्टा का वैल्यू 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इस केस में, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन।
डेल्टा का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। लिख लीजिए इसको। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द इक्वेशंस lambda minus 1x 3 lambda plus 1y 2 lambda z is equal to 0, lambda minus 1x 4 lambda minus 2y lambda plus 3z is equal to 0, 2x plus 3 lambda plus 1y plus 3 into lambda minus 1 into z is equal to 0, possess non-trivial solution and find the ratios x, y, z where lambda has the smallest of these values। सबसे पहले क्या कहता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। क्या है, कैसा सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें सबसे आसान काम क्या है, फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये तो हमको मालूम है कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, 0। अब देखिए डेल्टा इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें डेल्टा का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1 2 3 लेमडा प्लस 1 4 लेमडा माइनस 2 3 लेमडा प्लस 1, ये हो जाएगा 2 लेमडा, ये हो जाएगा लेमडा प्लस 3 और ये हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 1। ये हमारे पास इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेमडा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, या तो इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए एक्सपेंड करेंगे तो हो सकता है ये लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लगेगा, और जितना मैथ में जितना अधिक कैलकुलेशन करना होगा गलती करने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। तो ध्यान दें, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब हमको देखिए हमारे दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि क्या किया जाए, कौन सा प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट किया जाए कि ये इसमें मैक्सिमम किसी न किसी रो में या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो चलाए। जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किस रो को किस कॉलम किस रो में जोड़ दे, किस रो कॉलम को किस कॉलम से घटा दे या जोड़ दे, क्या कॉमन ले ले, क्या प्रॉपर्टी को हम इसमें लगाए ताकि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अधिक से अधिक जीरो चलाए। क्योंकि जब जीरो चलाएगा तो उस रो या कॉलम के अलोंग हमको एक्सपेंड करना इजी हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, R2 के जगह पे R2 माइनस R1 करते हैं। हम यहां लिखते हैं पहले, ये पहला लिख देते हैं लेमडा माइनस 1 3 लेमडा प्लस 1 और ये 2 लेमडा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 लेमडा माइनस 2 माइनस 3 लेमडा, तो क्या बचेगा, लेमडा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके जगह पर ये भी काम करते हैं। देखिए एक ये भी कर सकते हैं, R3 के जगह पे लिख सकते हैं क्या, R3 माइनस R1। इससे क्या होगा, देखिए इसमें से एक घटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा प्लस 3, तो हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, लेमडा लेमडा खत्म, ये 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा, तो क्या बचेगा, ये लेमडा और माइनस 3। अब देखिए, अब हम अपने तरह से कुछ भी दिमाग लगा सकते हैं। अब इसके बाद सोचिए कि क्या किया जाए। यहां 0 आ गया। एक चीज देखिए, अगर हम चाहें कि कॉलम थर्ड के जगह पे इसमें इसको जोड़ देंगे, देखिए ये और ये जोड़ के क्या हो जाएगा, ये आपस में जुटेगा और 0 हो जाएगा। या इसमें इसको जोड़ दीजिए, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा मैं कह रहा हूं, अब प्रॉपर्टी जो मैं लगा रहा हूं, क्या मैंने कहा कि कॉलम 3 के जगह पे आप कॉलम 3 या प्लस कॉलम 2 को जोड़ के लिखिए, इतना बराबर 0 तो होगा ही। अब देखिए मैंने क्या कहा, उतना करते हैं। कैसे, अब ये जो हमारे पास है, ये पहला रो लिख दीजिए एज इट इज,
ये हो जाएगा लेमडा माइनस 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 1, ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3, ये हो जाएगा 0। अब देखिए थर्ड कॉलम में इसको जोड़कर लिखना है, तो ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 1, 5 लेमडा प्लस 1, इसमें ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा 3 3 खत्म, लेमडा लेमडा खत्म, ये हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 3 एज इट इज रह जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये बहुत हद तक आसान हो गया। कैसे आसान हो गया जरा ध्यान से देखते हैं। अगर इसको सेकेंड रो के एलोंग एक्सपेंड कर दें तो ये 0 है, यहां वाला कोई टर्म नहीं होगा, ये 0 है, कोई टर्म नहीं, इसके एलोंग कर तो साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग मैं लिख देता हूं, एक्सपेंडिंग एलोंग R2 क्या होगा, ये प्लस में, देखिए प्लस माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, क्या हो जाएगा लेमडा माइनस 3। अब हमको इसको बंद करना है, इसको बंद करना है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा लेमडा माइनस 1, यहाँ बचेगा 3 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 1, ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक चीज ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। मैंने इस तरीके से सोल्व किया, आप किसी और तरीके से सोल्व करेंगे, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस 3 माइनस 3 माइनस लेमडा और 5 लेमडा प्लस 1, इधर हो गया। ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3 कॉमन, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अभी देखिए क्या होगा, इसको सोल्व किया जाए तो 5 3 जा 15, 15 लेमडा ना, 15 लेमडा और माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा 14 लेमडा प्लस 3 और माइनस 5 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3, इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 माइनस 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 प्लस 5 लेमडा स्क्वायर माइनस 14 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा लेमडा माइनस 3 लेमडा स्क्वायर, ये 6 लेमडा 14 और 4 माइनस 18 लेमडा, 3 और 3 खत्म। अब देखिए ये हो जाएगा 6 कॉमन, 6 लेमडा कॉमन ले लिया, 6 लेमडा कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा, सॉरी हमने इसमें से 6 लेमडा कॉमन लिया, यहाँ तो जो था वो रहेगा लेमडा माइनस 3, और 6 लेमडा कॉमन लिया तो 1 माइनस 3। ओह कॉमन क्या लेना है, अच्छा ए स्क्वायर है ना, सॉरी, यहाँ क्या बचेगा लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो लेमडा का वैल्यू 0 या तो लेमडा माइनस 3 का वैल्यू 0, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, देयरफॉर लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 0 और 3, लेमडा का दो वैल्यू निकल गया 0 और 3। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा, ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा में क्या हो जाएगा, दोनों आंसर बनेगा, पहला का आंसर हमारा दोनों हो जाएगा 0 भी और 3 भी। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा कहता है ना, तो 0 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। सेकेंडली इसमें जो क्वेश्चन कहता है एंड फाइंड द रेशियोज x y z वेयर लेमडा हैज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज वैल्यू। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज करके हमको x y z का रेशियो निकालना है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं here स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, लेमडा का स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या चला है 0। अब 0 को इसमें पुट करते हैं, अब देखिएगा यहां पर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेमडा क्या चला है 0। अब 0 को यहां पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन चलाएगा, क्या इक्वेशन चलाएगा, पुटिंग 0 इन इक्वेशन 1 2 and 3, पुटिंग सॉरी लेमडा बराबर 0, पुटिंग लेमडा बराबर 0 इन इक्वेशन 1 2 and 3। लेमडा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x
प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। हमारे पास इस तरह का तीनों इक्वेशन चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 0, इसको अच्छे से ऑर्डर में करके लिख लीजिए, लिख सकते हैं 0z इज इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन चला आया। अब हमको यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है। तो मैंने तरीका सिखाया था, एक इक्वेशन को बंद कर लीजिए, इन्हीं दोनों को मदद से निकाल दीजिए, इन दोनों किन्हीं दोनों के मदद से आप निकाल सकते हैं, क्रैमर्स रूल लगा के किसी दो के मदद से, आपकी इच्छा, किसी दो की मदद से निकाल सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन ए, इसको मान लो इक्वेशन बी, इसको मान लो इक्वेशन सी। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, बी और सी की मदद से निकालते हैं एक्स वाई जेड। देखिए बी और सी की मदद से निकाल रहे हैं लोग। एक्स है तो एक्स ढक लीजिए, एक्स है तो हमने एक्स ढक लिया, तो क्या डिटर्मिनेंट बनेगा -2 + 1 3 और -3, 3 और -3। y है तो y ढक लीजिए, क्या बचेगा 3 - 3, 3 - 3 और फिर -1 2। z है तो z ढक लीजिए, क्या बचेगा -1 2 -2 1। ये हमारे पास हो गया। यहां से क्या हो जाएगा x डिवाइड, इसको सोल्व कर लीजिए। 3 × -2 -3 -2 6, 6 - 3 क्या बचेगा 3 बराबर y डिवाइड बाई 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3, तो ये भी हो जाएगा 3 इज इक्वल टू z डिवाइड बाई -1 ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा 3। तो यहां से अगर देखा जाए तो x इज टू y इज टू z, डिनोमिनेटर में 3 3 3 है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 is to 1 is to 1, 1 is to 1 is to 1। ये आपका दूसरा वाला आंसर हो गया। नोट कर लिया जाए। देखिए एक चीज यहां ध्यान देने के लिए क्या है, आप a और b के मदद से भी निकाल सकते थे, a और c के मदद से भी निकाल सकते थे, तीनों में से किसी दो इक्वेशन की मदद से आप यह प्रोपोर्शन रेशियो निकाल सकते थे। नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन this equation and this equation where x y z are not all zero, मतलब कहता है x y z तीनों का तीनों जीरो नहीं है, मतलब x y z तीनों एक ही साथ जीरो नहीं होगा, कम से कम कोई एक नॉन जीरो इसमें है। तो ये प्रूफ करना हमारे पास। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस x y z आर नॉट ऑल जीरो, एक्स वाई जेड तीनों हमारे पास जीरो नहीं है। ठीक है, एक्स वाई जेड हमारे पास तीनों जीरो नहीं है। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर दिस इज अ केस ऑफ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों का तीनों जीरो होता है, और कहता है तीनों का तीनों जीरो नहीं है, इसका मतलब नॉन ट्राइवल का केस है। ये इस लाइन से हमको पता चला। अब नॉन ट्राइवल के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसमें डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट निकाल के जीरो से इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा, जो प्रूव करना है वो हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान क्या देना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है। क्या, जो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है वह यूनिफॉर्म इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले उसको एक ऑर्डर में बनाइए, एक्स वाई जेड, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कीजिए, तब कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट निकालेंगे, यूं ही नहीं निकाल लेना है। जैसे देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, x बराबर सी वाई प्लस बी जेड। दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी एक्स। तीसरा इक्वेशन है z इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई। सबसे पहले इक्वेशन को हमको यूनिफॉर्म बनाना है। यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस सी वाई प्लस सॉरी माइनस बी जेड बराबर 0। यहां क्या हो जाएगा माइनस सी एक्स, देखिए इसको उठा के समझिए, माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड बराबर 0। इन सबको उठा के इधर माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस जेड इज इक्वल टू
0। ठीक है, अब देखिए यहां से नाउ डेल्टा बराबर 0 करते हैं। डेल्टा करने का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस सी माइनस बी, 1 माइनस सी माइनस बी, माइनस सी 1 माइनस ए, माइनस सी 1 माइनस ए, माइनस बी माइनस ए 1, माइनस बी माइनस ए 1 बराबर 0। अब बाबू देखो इसको सोल्व कर देंगे, हमारा ये प्रूव हो जाएगा। अब हमारे पास जो भी काम करना है इसको सोल्व करने के लिए करना है। अब इसको सोल्व करने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका है डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दीजिए, एक तरीका है इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। अब वही तरीका यहाँ सबसे आसान है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, प्रूव हो जाएगा। क्यों डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंड करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। बाकी आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे सेकंड कॉलम को है सबको सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। इसको सबको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद आप बनाइए। कहने का मतलब हम कह रहे हैं C1 के जगह पे आप लिखिए C1 प्लस ए C2। देखिए क्या होगा इससे, इस सब में a से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ कर लिखना है। इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए सी, सी से सॉरी ओह सी से मल्टीप्लाई करना है ना, सॉरी सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर, जोड़ना है। ये सी स्क्वायर ये सी हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस बी माइनस ए सी। इसको एज इट इज लिख दो माइनस सी 1 माइनस ए, फिर C3 की जगह पे C3 प्लस ए C2 कर दो, इसमें a से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी, ए से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो माइनस ए सी, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दिया ए सी जोड़ दिया, a से करेंगे तो माइनस ए प्लस ए 0, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, इतना बराबर 0। अब देखो इसको सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, ठीक है, इसको सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग along R2 सेकंड रो का प्लस माइनस, ये माइनस होता है तो प्लस होगा, तो प्लस 1 इंटू ये और ये बंद हो जाएगा, दिस मच इंटू दिस मच, डायरेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए डायरेक्ट कीजिए, बार बार इसको मत बनाइए, डायरेक्ट करिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि इसको बंद किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस दिस मच इंटू दिस मच, ये क्या हो जाएगा? देखिए इसको लिखते हैं पहले हम लोग, यहां से ध्यान दीजिए ना, यहां से अगर माइनस चाहे पहले हम लिख देते हैं माइनस बी माइनस ए सी और ये हो जाएगा माइनस बी माइनस ए सी। एक स्टेप में करेंगे, डायरेक्ट एक ही स्टेप में करेंगे तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोनों प्लस में, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों प्लस में, अब माइनस माइनस मिलके वो प्लस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं क्या, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस, ये ध्यान से देखिए ये आपके पास बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये b प्लस ए सी, बी प्लस ए सी, तो बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस 2abc बराबर 0। देखिए इससे खत्म हो गया, तो ये अपने पास बच गया क्या 1, सबको उधर भेज दीजिए, इधर 1 रहने दीजिए, 1 इज इक्वल टू सबको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, और इसको इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc बराबर 1। इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं करना था, बहुत सिंपल मेथड था। क्या मेथड सिंपल था? क्या मैंने बताया आपको, देखना था यहाँ पे नॉट ऑल जीरो, तीनों का तीनों जीरो नहीं है, तो इससे हम समझ गए क्या कि ये नॉन ट्राइबल है।
और जैसे हमको मालूम चल गया नॉन ट्राइबल है तो डेल्टा बराबर 0, इससे हमको ये मालूम चल गया डेल्टा बराबर 0 और डेल्टा बराबर 0 कर दिए। और ये प्रोसेस तो मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको कि इसको यूनिफॉर्मिटी जरूरी है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, पहले x फिर y फिर z। यहाँ देखिए एक में x है, एक में y है, एक में z है। अब इससे अगर आप डिटरमिनेंट ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए हमने इसको एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में करके डिटरमिनेंट लिया है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया जाए इसको। ये डिटरमिनेंट का हमारा लास्ट लेक्चर था और इस तरह से सारे टॉपिक्स हमने डिटरमिनेंट के करा दिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस आपके पास आपके जो बुक्स में अवेलेबल हैं आप उनको बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली मुझे लगता है। और अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो एक बार दोबारा देख लेंगे उस समय जब आपको ऐसा इशू मिले कि किसी क्वेश्चंस को आप बना रहे हैं वो नहीं बनता है आपसे, तो एक बार आप अगर आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है वीडियो देख देख कर तो एक बार आप पूरे नोट्स के थ्रू गो डाउन कर लीजिए, पूरा नोट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चंस बनाइए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। और आज डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप का इसका मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से वहां से आप जाकर उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम और डिटरमिनेंट पूरा अच्छे से बना जाओ। ठीक है बच्चों, बाय।